देखिए, अभी तक हम जो अपनी पाठ्यक्रम की मुख्य पुस्तक थी वसंत पढ़ रहे थे और उसमें से हमने 3 पाठ पढ़े। आज हम आपकी ये जो पुस्तक हिंदी व्याकरण रचना, इस पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं और व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे हम। व्याकरण में भी हमने पहले शुरुआती 2 पाठ जो कक्षा में समझाने के लिए छोड़े हैं, समझा गया कक्षा में समझाना उपयुक्त रहेगा। वैसे आप प्रत्येक कक्षा में उन पाठों को पढ़ते हुए आए भी हैं, इस वजह से हमने उनको छोड़ा है और यहाँ आने के बाद आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आज के लिए हमने तीसरा पाठ चुना है शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द विचार और शब्दों के बारे में क्या कुछ इस जानकारी दी हुई है इस पाठ में, यह जानकारी हमें आज लेनी है। तो शुरुआत करते हैं हम। कुछ पढ़ने के लिए आपको जानकारी दी हुई है, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहले हम लिखे हुए को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं कुछ म, ए, र, अ, ठ, अ, इस तरह से लिखा हुआ है कि ये जो हलंत वाले अक्षर जो लिखे हुए हैं, हलंत वाली जो ध्वनियाँ लिखी हुई हैं, इनको हम शुद्ध रूप से अकेले को बोल नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। उच्चारण करते समय इनके साथ में स्वरों का योग होना ही होता है, तभी इनका हम शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकते हैं। वैसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, क्योंकि हर कक्षा में आपने व्याकरण में पढ़ा, व्याकरण में यह पाठ भी आया है। इन शब्द अक्षरों को मिलाने के बाद व्यंजन और स्वर थे, इन सब को मिलाने के बाद शब्द बना मेरठ। इसी तरह से और भी है, ग, ओ, ड़, आ, शब्द बना घोड़ा। इसी तरह से किताब, इसी तरह से गुलाब। ये जो शब्द बने हैं व्यंजन और स्वरों के मेल से एक सार्थक शब्द बना। जैसे मेरठ किसी शहर का नाम है, किताब पुस्तक का पर्याय शब्द है, घोड़ा एक जानवर है, पशु है, और गुलाब फूलों का पौधा है। तो इस तरह से एक सार्थक शब्द बने। आपने देखा कि उपर्युक्त वर्णों का एक क्रम है, लेकिन इन वर्णों का भी एक क्रम है। ऐसा नहीं ए पहले मैं बाद में, रे ए पहले रे बाद में, इस तरह से कोई नहीं था ना। एक निश्चित क्रम है इनका, और वर्णों का एक क्रम है। इनसे ये वर्ण समूह बने और ये वर्ण मिलकर एक वर्ण समूह बन गए। वर्णों का एक समूह जो एक शिरोरेखा के नीचे आ गया, एक समूह बन गया इन सब का मिलने के बाद। और समूह कौन कौन से बने? मेरठ, घोड़ा, किताब और गुलाब। इनका एक अर्थ है और इन चारों शब्द समूहों का कोई न कोई अपना अपना अर्थ है। ये वर्ण समूह अर्थवान है और ये वर्णों का समूह था। भाई अक्षर थे, अक्षर वर्णों का समूह था, लेकिन ये एक अर्थवान समूह बन गया। अब ये जो समूह बना है इसका यहाँ तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे ये एक समूह में बने, इनका अर्थ हो गया, अर्थवान हो गए। इन वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। तो इन वर्ण समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ये वर्ण है, अक्षर है ये, और यह इकट्ठे होकर क्या बन गए? शब्द। इस प्रकार हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। छोटी सी बात में, छोटी सी पंक्ति में हम परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक, जिसका अर्थ भी हो, ऐसा नहीं है यूं ही कहते कहते पे यूं लिख दिया गया, इस तरह का कोई, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है, यूं ही लिखा हुआ है, ये सार्थक नहीं है। हमें क्या चाहिए शब्द के लिए? सार्थकता भी चाहिए। वर्णों के, अक्षरों के सार्थक, जिसका अर्थ भी हो, और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक और स्वतंत्र। सार्थक तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहा। मान लो कि ये सारे एक ही शिरोरेखा के नीचे हो जाते हैं चारों, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। भाई मेरठ के साथ में इस तरह से हम अगर लिख देते हैं, अगर इस तरह से बना देते एक ही शिरोरेखा के नीचे सब कुछ, तो ये सार्थक शब्द नहीं होता। स्वतंत्र भी होना चाहिए, जितना सार्थक है उतना स्वतंत्र भी रहे, उसी के ऊपर शिरोरेखा फिर दोनों जगह खुली हो। तो वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। यह शब्द की क्या हो गई? परिभाषा। अब देखिए, शब्द के बाद आता है पद। शब्दों पर विचार करते हैं हम, तो शब्द के बाद में शब्द से बनता है पद। पद कब बनता है? शब्द को हम पद कब कहते हैं? कौन सी स्थिति में शब्द को पद कहा जाता है? यह पढ़ेंगे हम।
कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। अब आपके सामने कुछ उदाहरण के रूप में वाक्य दिए हैं। ये वाक्य दिया है, मेरा जन्म भारत में हुआ। अब देखिए, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है ना। शब्द शब्द शब्दों को जोड़े हो ना। तो यहाँ भारत शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र कैसे नहीं है? यहाँ स्वतंत्र कैसे नहीं है? क्योंकि यह आसपास के शब्दों से जुड़ा हुआ है। इसका जो अर्थ है, हालांकि यह अकेला रहे तो स्वतंत्र रहेगा। शब्द की जो बात पड़ी थी स्वतंत्र होना चाहिए, तो उस तरह से अगर ये अकेला भारत यूं ही लिखा हुआ होता तो यह शब्द था, क्योंकि इसमें स्वतंत्र वाली बात भी थी, यह स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस वाक्य में बंध गया, इसका अर्थ है इस वाक्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्वतंत्र नहीं है। इसका अर्थ इस वाक्य से जुड़ गया, अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहा यह शब्द। यह क्या, कोई सा भी इनमें से शब्द स्वतंत्र नहीं है, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह उपयुक्त वाक्य का अंग है, इसलिए इसके साथ में कारक भी लग गया है। अतः भारत में शब्द नहीं रहा, इसमें कारक भी साथ में जुड़ गया। कारक का भी इसी से रिश्ता है, कारक साथ में जुड़ गया, अकेला ये शब्द नहीं रहा, यह पद बन गया। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद और शब्द में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या अंतर है? जब तक स्वतंत्र है, कोई भी अगर सार्थक वर्णों का सार्थक समूह अगर स्वतंत्र है, तब तक तो उसे क्या कहेंगे हम? शब्द। और जब इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त हो गया कोई भी शब्द, ये सारे शब्द हैं लेकिन एक वाक्य बनाया है इन्होंने शब्दों ने, एक वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त हो गया, प्रयोग में ले लिया गया है, तो वह क्या बन जाएगा? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। इसी तरह से आगे और जानकारी दी गई है, शब्द के भेद। बात चल रही थी अपने पाठ में शब्द विचार, ठीक है। तो अब शब्द के भेद कितने होते हैं, किस आधार पर भेद किए जाते हैं, वे भेद दिए हुए हैं। शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। 4 मुख्य आधार जिनके आधार पर शब्द के भेद किए जाते हैं। हालांकि ये भेद नहीं, आपको पूछे जाए शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते। ये शब्दों के भेद करने के लिए आधार है कि इस आधार पर शब्द के यह भेद होते हैं, इस आधार पर यह भेद होते हैं। तो ये तो आधार है सिर्फ, जिनसे हम शब्दों के भेदों को समझ सकते हैं। तो स्रोत के आधार पर भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर भेद किए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर भी शब्द के अलग अलग भेद किए जाते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। तो 4 ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर शब्दों के अलग अलग भेद किए जाते हैं। तो इन आधारों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन आज के लिए इतनी ही जानकारी। फिर आधारों के आधार पर हम जानकारी है अगले दिन लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो जानकारी ली है वह जानकारी है शब्द विचार के बारे में। शब्द किस तरह से बनते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है, फिर शब्द का पद में बदलाव कब होता है, शब्द को हम कब कैसी स्थिति में पद कह सकते हैं, तो पद की जानकारी, और उसके बाद में शब्द के जो भेद हैं इनके लिए आधार क्या है, इन आधारों की जानकारी। हालांकि इस पाठ में बहुत कुछ हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और आज के लिए गृह कार्य के रूप में भी कुछ देखना है। गृह कार्य के रूप में देखिए, जो अंत में ये झ दिया हो ना, झ, इसमें से भी पहला और दूसरा शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है पाठ में। और शब्द पद कैसे बनता है, इसकी भी जानकारी हमने पढ़ी है। पद कैसे बनता है, इसकी जो पद की परिभाषा थी वही यहाँ पर इसका उत्तर होगा। तो यहाँ इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी व्याकरण की अलग से जो नई उत्तर पुस्तिका आप रखेंगे, नई नोटबुक डालेंगे, उसी में आपको पहला ये जो पार्ट है शुरू करना है, और इस पार्ट के ये प्रश्नोत्तर करने हैं। अलग से नई नोटबुक होगी और उसी नोटबुक में नई नोटबुक में काम करना है, सुंदर लिखावट के साथ पाठ का यह कार्य करना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ अगले वीडियो में